सो थर्ड वन इज द क्लोनिंग वेक्टर। तो क्लोनिंग वेक्टर में क्या है, जब हमने फ्रेगमेंट्स कर लिए, हमने उनको रन कर लिया, हमने उसको प्लाज्मिड में जोड़ना है ताकि हम उनकी क्लोनिंग कर सकें। तो क्लोनिंग वेक्टर्स में हम बैक्टीरियोफेज यूज करते हैं और प्लाज्मिड यूज करते हैं। क्योंकि बैक्टीरियोफेज का भी नंबर बहुत ज्यादा होता है, प्लाज्मिड भी 1, 2 और सम टाइम तो 15 से लेके 100 कॉपी पर बैक्टीरिया हो सकती हैं। तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ प्लाज्मिड होंगी उतना ही ज्यादा हमारा जीन क्लोन हो सकता है। बट बेटा क्लोनिंग वेक्टर को चूज करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान देना जरूरी है। कुछ स्पेशल पॉइंट है जो ध्यान में रखने जरूरी है किसी को भी वेक्टर चूज करने से पहले। सो फर्स्ट वन दैट इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्लाज्मिड में एक ऐसा सीक्वेंस है जहां से रेप्लिकेशन होना शुरू होता है। मतलब ये प्लाज्मिड जहां 1 से 2 होगी, मान लो कि हमारा जो हमने डीएनए काट के जो इनकॉर्पोरेट किया था वो इस पोजीशन पे इनकॉर्पोरेट किया है मान लेते हैं। तो जब ये प्लाज्मिड 1 से 2 होंगी तो ये वो पॉइंट है जहां से प्लाज्मिड रेप्लिकेट होना शुरू होती है। मींस एक प्लाज्मिड से 2 प्लाज्मिड बननी शुरू होती हैं। तो ये वो पॉइंट है ओरिजिन। तो जब ये 1 से 2 होंगी तो डीएनए डबल होते होते हमारे वाला डीएनए भी डबल हो जाएगा। मींस कॉपी तो हमारे वाले डीएनए की भी होगी, डिजायर्ड जीन की भी कॉपी हो जाएंगी। तो क्लोनिंग वेक्टर में नंबर 1 ओरिजिन साइट का होना जरूरी है ताकि वो जब भी ओरिजिन के साथ रेप्लिकेट करे तो हमारा डिजायर्ड जीन भी उसके साथ ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट करना चाहिए। नंबर 2 देयर शुड बी द सेलेक्टेबल मार्कर्स। उस प्लाज्मिड में कुछ ऐसे पॉइंट होने चाहिए, ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए जो मार्कर की तरह काम करे। अब प्लाज्मिड बोल के तो नहीं बता सकती कि मेरे अंदर डीएनए आ गया है आप वाला या नहीं आया है। तो क्या, तो जो चीज हमें इंडिकेट करती है दैट इज द मार्कर्स। यदि हम अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, अकॉर्डिंग टू द +2 सिलेबस, यदि हम एग्जांपल लेते हैं PBr322, ये वो क्लोनिंग वेक्टर है, वो प्लाज्मिड है जिसका हम जनरली यूज करते हैं। इसमें क्या है, मार्कर के तौर पे हमारे पास 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। एक हमारे पास है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। मैं इसको साफ कर देता हूं, ये आपको समझ आ गया है। तो एक तो इसमें होना क्या जरूरी है, ओरिजिन साइट्स। एक मार्कर, सपोज दिस सीक्वेंस इज द मार्कर फॉर एम्पिसिलिन एंड दिस सीक्वेंस इज another marker, this one is the ampicillin resistance gene and say this one is for the tetracycline resistance gene। जरा समझो कि ये क्या है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन का मतलब क्या है, जब हम इस बैक्टीरिया को मारने के लिए एम्पिसिलिन देते हैं, अब क्योंकि इस बैक्टीरिया में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, इसका मतलब ये बैक्टीरिया इस एम्पिसिलिन से मरने वाला नहीं है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है इसमें। जब हम टेट्रासाइक्लिन देंगे इसको मारने के लिए तो ये बैक्टीरिया वहां पे भी नहीं मर रहा। क्यों? इसके अंदर अगेन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी है, इसका मतलब 2 रेजिस्टेंस जीन है। अब जब हम अपना डीएनए डिजायर जीन, जो मैंने आपको बताया हमारे वाला जो डीएनए है जो हम चाहते हैं, यदि हम उसको टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाली जगह पे काट के इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, जो हम डिजायर्ड जीन यहाँ पे इनकॉर्पोरेट हो गया, यहाँ पे डाल दिया, तो आप खुद ब खुद समझ गए होंगे कि इसका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस सीक्वेंस खराब हो गई है। इसका मतलब ये बैक्टीरिया एम्पिसिलिन के आने पे तो जीवित रहेगा क्योंकि उसके खिलाफ रेजिस्टेंस जीन है इसके पास, बट टेट्रासाइक्लिन जब देंगे तो टेट्रासाइक्लिन वाला सीक्वेंस इसका टूट चुका है, ये बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन में मर जाएगा। इसका मतलब यदि ये बैक्टीरिया वहां पे ग्रो नहीं कर पा रहा, यदि ये वहां पे ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब इस बैक्टीरिया के अंदर इस वाली पर्टिकुलर साइट्स पे हमारे वाला डीएनए डल चुका है, डिजायर्ड जीन आ चुका है।
तो अब हम इजीली इस प्लाज्मिड को किसी नॉर्मल प्लाज्मिड से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि इस प्लाज्मिड में डिजायर्ड जीन इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ, इसमें हो गया क्योंकि ये टेट्रासाइक्लिन के ऊपर डिपेंड ग्रो नहीं कर पा रहा है। बात समझ आ गई? तो मार्कर का मतलब क्या होगा, जो हमें इंडिकेट करे कि यस यहां पर आपका डिजायर्ड जीन आ गया है। ओके, तो सेकंड थिंग्स क्या है, पर इसमें एक प्रॉब्लम ये है इस बैक्टीरिया को पहले एम्पी स्क्रीन पे ग्रो करना पड़ेगा, ग्रो हो जाएंगे क्योंकि रेजिस्टेंस जीन है, फिर इसको टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो करेंगे, जो जिसमें इनकॉर्पोरेट हो गया है वो ग्रोथ नहीं करेगा, जिसमें इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ है वो वहां पे ग्रोथ करेगा। तो हम दो बैक्टीरिया को दो प्लाज्मिड को अलग अलग कर सकते हैं, बट इसमें हमें साइमल्टेनियसली दो जगह ग्रो करना पड़ेगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई और तरीका हम यूज करें? आंसर इज यस। हम एक काम और कर सकते हैं, यदि हम इस जीन को डिजायर्ड जीन को लैक्टोसाइडेज एक एंजाइम जो सीक्वेंस ये एंजाइम बनाती है, यदि हमारा ये वाला डिजायर्ड जीन उस पोजीशन पे आके इनकॉर्पोरेट होता तो वो ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम ना बनता, और वो एंजाइम का काम क्या होता है, पर्टिकुलर मीडियम पे जब हम बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं एक नॉर्मल बैक्टीरिया वहां पर ब्लू कलर की कॉलोनी में डेवलप हो जाता है। मतलब ये मान लो कि हमने फूड मटेरियल रखा, वहां पे बैक्टीरिया डाला, यहाँ पे ब्लू कलर की कॉलोनी बन जाएगी क्योंकि उसमें लैक्टोसाइडेज बनाने वाला सीक्वेंस अभी सही सलामत है। पर यदि हमारा डिजायर जीन इस पोजीशन पे आता तो ये एंजाइम बनाने वाली सीक्वेंस खराब हो जाती, इस बैक्टीरिया में लैक्टोसाइडेज एंजाइम की प्रोडक्शन ना होती, जिसकी वजह से जो कलर बनता है वो ना बनता, बैक्टीरिया ब्लू कलर की कॉलोनी ना बनाता। इसका मतलब जहां जहां पर हमारे कल्चर मीडियम में ब्लू कलर की कॉलोनी बनी है, इसका मतलब वो जो बैक्टीरिया है उसमें डिजायर जीन इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ। जहां पे कलरलेस कॉलोनी बनी है, कलरलेस बैक्टीरिया बने हैं, इसका मतलब वहां पर हमारे वाला डिजायर जीन इनकॉर्पोरेट हो गया है। तो अब हम समझ चुके हैं कि हमारा डीएनए डिजायर जीन जो था हमारा वो यहाँ पर आ चुका है कॉलोनी के लिए, तो हम उसी बैक्टीरिया की कॉलोनी को उठा के नेक्स्ट कॉलोनी में तब्दील कर सकते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा हम कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या आता है कि हम इस वेक्टर से प्लांट और एनिमल सेल्स को अफेक्ट करना है। ये बैक्टीरिया वहां जाकर कैंसरस भी हो सकते हैं, प्लांट्स में, एनिमल्स में। हमें तो इन्फेक्शन करवाना है, इस जीन को वहां पहुंचाना है हमें। तो अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम प्लांट्स को या एनिमल सेल को इसके हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, इस बैक्टीरिया को इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं कि वो उस प्लांट और एनिमल्स के अंदर जा सके, उनके मैचिंग कर सके और हमारा जो पर्पस है उसको सोल्व करने में हेल्प कर सके। उस होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना है ताकि वो ये उसको ऐड कर सके। तो लेट्स हैव ए स्मॉल डायग्राम्स जो इस प्लाज्मिड को थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करता है। लेट्स वी हैव द स्लाइड। सो यहां पर मेरे पास एक स्लाइड है जो इस प्लाज्मिड को एक्सप्लेन कर रही है। यहां पर दिस इज डायग्राम फॉर द वेक्टर PBR322। इसमें जो ये दो कलर आपको नजर आ रहे हैं, दिस सीक्वेंस इज फॉर एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस एंड दिस वन इज फॉर द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। तो ये जो सीक्वेंस है ये इस बैक्टीरिया को दो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट बनाती है। और जो आपके पास ये जो आपको ये नजर आ रहे हैं BMX1, SL1, PV1, HIN3, ये वो पोजीशंस हैं जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, जहां पर आके वो मॉलिक्यूलर सीजर कट लगाती है। वो जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, इसका मतलब यहां पर कहीं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, यहां से कट लगा के खोला जा सकता है, डीएनए को इसमें डाला जा सकता है और लाइगेज के साथ इसको दोबारा से चिपकाया जा सकता है। यहां पर भी ऐसा हो सकता है, ये वाली पोजीशन। यदि यहां वाली पोजीशन हुई इसका मतलब क्या हुआ, एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन खराब हो गया। इसका मतलब ये बैक्टीरिया एम्पीसिलिन पे ग्रो नहीं कर सकता। यदि यहां पे रेस्ट्रिक्शन साइट पे यहां पे कट लगा है तो टेट्रासाइक्लिन वाला जो पोजीशन थी वो खराब हो गई है, टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो नहीं कर सकता। दिस इज कॉमन डायग्राम फॉर द PBR322 जो हम जनरली बायोटेक्नोलॉजी में हम यूज करते हैं एज ए क्लोनिंग वेक्टर। तो नेक्स्ट वन इज अ कॉम्पिटेंट होस्ट। तो
कॉम्पिटेंट हाउस मींस जहां पर इसको आगे ट्रांसफर करना है, सो दैट कि हम उसको प्लांट और एनिमल तक आगे पहुंचा सकें। तो हमें पता है कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, वो किसी भी सेल मेम्ब्रेन से अपने आप क्रॉस नहीं कर सकता। अब मेम्ब्रेन के अंदर क्रॉस करने के लिए हमें कुछ मेथड यूज करने पड़ते हैं। इसके लिए हम जनरली यूज करते हैं बाय द ट्रीटिंग ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल्स विद डाइवेलेंट कैटायंस। फॉर एग्जांपल द कैल्शियम डाइवेलेंट कैटायंस। तो जब हम कैल्शियम के साथ इसको ट्रीट करते हैं तो ये डीएनए की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है किसी भी सेल के अंदर जाने के लिए, ताकि वो वहां जाकर अपना काम कर सके। अंदर जाने के बाद ताकि वो क्रोमोसोम के साथ अटैच हो सके, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले उसको कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं, ठंडा करते हैं, फिर उसको हॉट ट्रीटमेंट 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फिर से कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं। इस तरह से क्या होता है कि नहीं अटैच हो जाते हैं। एक यही मेथड नहीं है, और भी बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो छोटा, इंजेक्शन मींस इंजेक्शन, यस आप सही समझ रहे हो, ये भी एक इंजेक्शन है जिसमें कि हम सेल को इंजेक्शन लगाते हैं। हम डीएनए इसमें फिल करके सेल को इंजेक्शन लगाते हैं, इस डीएनए को सेल के अंदर पहुंचाते हैं। ये टोटल हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप्स के अंडर ही होता है। इसके अलावा बालिस्टिक गन, यस गन, हम गोल्ड बुलेट या टंगस्टन की बुलेट बनाते हैं जिसपे के डीएनए को जोड़ते हैं, और हम सेल के ऊपर बालिस्टिक गन का यूज करके बम्बार्ड करते हैं, सो दैट कि ये प्लांट सेल के अंदर भी पहुंच जाए। मतलब हम डीएनए को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं सेल के अंदर जाने के लिए। तो ये मेथड हम यूज करते हैं डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर। अब क्वेश्चन ये होता है कि हमने इतना कुछ किया, हमने कट भी किया, क्लोनिंग भी बनाई, सेल तक भी पहुंचाया, तो क्वेश्चन होता है कि हमने स्टार्टिंग में डीएनए भी तो निकाला होगा कहीं से, किसी प्लांट मटेरियल से, वो कैसे निकाला होगा? तो उसके लिए भी हम सर्टेन प्रोसेस फॉलो करते हैं। जैसे कि हमने कुछ मटेरियल लिया, स्पाइनस लिया या पी लिया, हमने उस प्लांट्स में से उसको क्रश किया, क्रश करने के बाद ताकि वो बारीक हो जाए, हम उसको फिर डिफरेंट एंजाइम के साथ ट्रीट करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइसोजाइम, सेलुलेज, काइटिनेज, क्योंकि हम डिफरेंट मटेरियल यूज कर रहे हैं जहां से डीएनए निकालना है। ये सब कुछ यूज करने से क्या होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, वो तोड़ के डीएनए बाहर की तक आएगा। उसके बाद फिर हम प्रोटीएज यूज करते हैं, प्रोटीन को मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए राइबोन्यूक्लियेज हम यूज करते हैं, सो दैट हम डीएनए को निकाल सके, बाकी सब चीजों को डिग्रेड कर सके। उसके बाद फिर हम इसमें चिल्ड इथेनॉल का यूज करते हैं। चिल्ड इथेनॉल यूज करने के बाद ये फ्रेगमेंट फॉर्म में, धागे की फॉर्म में बाहर निकाला जा सकता है। ये एक प्रैक्टिकल भी है आपके सिलेबस में, हम ये वहां ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। डीएनए निकाल लिया, स्पेसिफिक लोकेशन से हमने कटिंग कर ली, और आपको ये भी बताया था कि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि इस डिजायर्ड जीन को हमने प्लाज्मिड में डाल दिया ताकि इसकी क्लोनिंग हो सके। हमारे पास कुछ ऐसे मेथड भी हैं जहां पर हम स्पेशल डीएनए फ्रेगमेंट्स की अपने तरीके से कॉपी कर सकते हैं। इसके लिए हम एक स्पेशल टाइप की टेक्निक यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द पीसीआर। अब ये पीसीआर क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स, आप सब फैमिलियर हो, डीएनए मॉलिक्यूल इज ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। दो स्ट्रैंड्स हैं। प्रिंसिपल क्या रहेगा, पहले हम गर्म करके इन दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग करेंगे। अलग अलग करने के बाद आपको पता है यहां पर भी एक सीक्वेंस है, यहां पर भी एक सीक्वेंस है, फिर हम एक प्राइमर का यूज करेंगे जो इस सीक्वेंस को रीड करेगा। जब प्राइमर इस सीक्वेंस को रीड करेगा तो जो हमने इनको न्यूक्लियोटाइड्स प्रोवाइड किए हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड जोड़ता रहेगा और इन दोनों सिंगल स्ट्रैंड से फिर से दोबारा से डबल स्ट्रैंड बन जाएंगे। फिर हम इनको गर्म करेंगे, ये फिर अलग हो जाएंगे, फिर से प्राइमर जोड़ेंगे। प्राइमर जोड़ने से क्या होगा, फिर ये डबल, ये डबल, ये भी डबल, ये भी डबल, फिर 4 स्ट्रैंड बन जाएंगे। फिर हम इनको गर्म करेंगे, फिर ये सिंगल स्ट्रैंड बनेंगे। तो इस तरह से काफी सारी कॉपीज बनती रहती है।
तो जब हम गर्म करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल्स को हाफ अलग अलग करते हैं, दोनों स्ट्रैंड्स को अलग अलग करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स। उसके बाद जब हम प्राइमर जोड़ते हैं दैट इज कॉल्ड एज द एनीलिंग, एनील करना, एनीलिंग करते हैं उसको, और फिर एनीलिंग के बाद वो प्राइमर कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड को जोड़ते हुए इसकी एक्सटेंशन करता है और डीएनए मॉलिक्यूल्स डबल हो जाता है। जनरली हम इसमें जो पॉलीमरेज यूज करते हैं, पॉलीमरेज मींस एक ऐसा एंजाइम जो डीएनए को डबल करता है प्राइमर के बाद। तो पॉलीमरेज जो हम यूज करते हैं क्योंकि इसमें एक ऐसी प्रोसेस होगी जिसमें एक बार गर्म करना है, फिर ठंडा करके प्राइमर जोड़ना है, फिर से गर्म करना है, फिर से ठंडा करना है। इस बार बार गर्म ठंडा करने में जो हम पॉलीमरेज यूज करते हैं, गर्म करते हुए वो डिग्रेड हो जाया करते हैं। तो जनरली आजकल हम जो यूज करते हैं दैट इज द TAQ, टैग पॉलीमरेज यूज करते हैं, दैट इज a polymerase that is stable on high temperature। जब हम उनको डीनेचर कर रहे होते हैं तो ये पॉलीमरेज वहां पर स्टेबल होता है इतने हीट में। तो कई बार ये भी नीचे का क्वेश्चन आता है कि which polymerase is used in PCR, the answer will be the tag polymerase, TAQ। इसको भी मैं आपको एक स्लाइड्स के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स सी द स्लाइड। तो फर्स्ट प्रोसेस इज द डीनेचुरेशन। इसमें ये हमारे पास एक डीएनए मॉलिक्यूल्स है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स हीट ट्रीटमेंट के बाद ये दोनों फ्रेगमेंट्स अलग अलग हो गए हैं। एक फ्रेगमेंट ये रहा, एक फ्रेगमेंट ये रहा, ये दोनों फ्रेगमेंट्स ये रहे 5' एंड 3' एंड, 5' एंड 3' एंड। तो हमने इसमें फिर सेकंड स्टेप एनीलिंग मतलब प्राइमर जोड़ रहे हैं। प्राइमर हमेशा 3 to 5 डायरेक्शन चलता है, जो टेम्पलेट स्टैंड है उसके 3 to 5 डायरेक्शन पे चलता है। ये यहां है तो दूसरा प्राइमर यहां 3 डायरेक्शन पे चलेगा, 3 to 5। तो यहां पर जो प्राइमर जुड़ा है वो इसको रीड करता रहेगा। सपोज यहां A है तो सॉल्यूशन में से T को उठाएगा, यहां जोड़ेगा, तो इस तरह से इसको रीड करता रहेगा और ये आगे की तरफ इस डीएनए को डबल करते चले जाएंगे। मींस कंप्लीट फॉर्म ये बन जाएगी। थर्ड वन इज द एक्सटेंशन। अगेन फिर ये जब ये टॉपिक रिपीट होगा, एक्सटेंशन के बाद फिर हीट ट्रीटमेंट्स। तो यहाँ 1 से 2 मॉलिक्यूल बने थे, गर्म करने से क्या होगा, इन दो को फिर से सिंगल स्ट्रैंड में डिवाइड किया जाएगा, उन चारों पे प्राइमर जुड़ेंगे, प्राइमर के बाद फिर एक्सटेंशन होगी। इस तरह से आफ्टर 30 ऑफ साइकिल, दिस वाज द सेकंड साइकिल, आफ्टर 30 ऑफ साइकिल्स बिलियंस, अबाउट 1 बिलियंस डीएनए फ्रेगमेंट्स बन सकते हैं 30 साइकिल्स के बाद। तो दिस इज कॉल्ड एज द पीसीआर। तो इस तरह से हमने मैनीफोल्ड उस डीएनए मॉलिक्यूल्स को बढ़ा लिया। फिर अभी तक आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आ रहा होगा। डीएनए को काटा, सिलेक्ट किया गया, क्लोनिंग की गई, क्लोनिंग वेक्टर में डाल के हो सेल तक पहुंचा दिया गया। अब उस सेल को हम ग्रो कर रहे हैं। जब वो सेल जितना ज्यादा ग्रो करेगा, यस जितना ज्यादा ग्रो करेगा उतना ही हमारा डिजायर्ड जीन की कॉपी बनती चली जाएगी। जितना डीएनए की कॉपी बनेगी तो जो वो डीएनए काम करता है, एक्चुअली जो एंजाइम बनाता है, जो प्रोटीन बनती है उसके थ्रू, उस एंजाइम का जो काम है वो भी तो उतना ज्यादा बढ़ेगा। इसका मतलब वो जीन जो हम चाहते थे अब वो यहाँ पे काम करना शुरू कर दिया है उसने। जितना ज्यादा वो सेल में ग्रो करेगा उतना ही ज्यादा हमारे पास प्रोडक्ट आएगा, जो हम एक्चुअली चाहते थे बायोटेक्नोलॉजी में कि ऐसा होना चाहिए। तो हम उसके डिफरेंट स्लांट बना सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। एक कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ के लिए हम आजकल बायोरिएक्टर का यूज करते हैं। तो व्हाट इज बायोरिएक्टर? हमने उस डीएनए को उस सेल में डाला, सेल को हमने बायोरिएक्टर में डाला, प्रॉपर मीडियम देते हैं, न्यूट्रिशन मीडियम देते हैं, कंडीशन कंट्रोल करते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह, और जैसे जैसे वो सेल ग्रो करते रहते हैं हम मीडियम डालते रहते हैं और उस तरह से प्रोडक्ट बनते रहते हैं, और एक आउटलेट के थ्रू उस प्रोडक्ट को हम निकालते भी रहते हैं। इसका मतलब जितना ज्यादा बायोरिएक्टर्स काम करता रहेगा, जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनता रहेगा, हम उतनी ही सप्लाई अपने पास ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये क्या है, उस जीन का यूज हम यहाँ कर रहे हैं। दिस इज बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर्स में जो हम आजकल बायोरिएक्टर यूज करते हैं वो स्टर बायोरिएक्टर्स होते हैं, मतलब वो कंटिन्यू मूव करते हैं। अंदर कुछ मशीन इस तरह से सेटअप है कि वो राउंड घूमती रहेगी, सो दैट कि उसमें से एरिएशन की प्रॉब्लम ना हो, मटेरियल सड़ ना जाए, प्रॉपर उसका वेंटिलेशन हो,
और कोई और आउट ग्रोथ ना हो, किसी और अनडिजायरेबल ऑर्गेनिज्म की उसमें ग्रोथ ना हो, ये पूरा कंट्रोल्ड ऑप्टिमम कंडीशंस में होता है और इस तरह से हम जितना चाहे वहां से हमारे यूज के लिए वो प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जनरली दो तरह के हम बायोरिएक्टर यूज करते हैं। फिर उस प्रोडक्ट्स की स्क्रीनिंग होती है, उसकी क्वालिटी चेकअप होता है, जिसको हम डाउनस्ट्रीम प्रोसेस कहते हैं। तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ द अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी। कॉम्पिटिटिव लेवल पे इसको स्टडी करने के लिए हम क्लासरूम प्रोजेक्ट्स कंटिन्यू कर सकते हैं और अब आप अपनी क्वेरीज कमेंट बॉक्स में भी मेरे से पूछ सकते हो, मेल कर सकते हो या पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।